हम लोग मैथ्यू अनरल्ड को पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ लिया, क्रिटिकल चीजें भी, एनालिसिस भी उनका कुछ थोड़ा बहुत देखा, बाकी फाइनल क्रिटिसिज्म हम इनके लास्ट में डील करेंगे। और इनके वर्क्स देख रहे थे हम। वर्क में जो है मेजर 2 वर्क पढ़ चुके हैं, तीसरा वर्क आज हम लोगों ने लिया है, द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी इनका एक मेजर वर्क माना जाता है। हालांकि इस पे हमने इतना काम किया है कि अगर पूरी चीज़ों को आप दिमाग में बना लेंगे स्कॉलर जिप्सी की, तो मेरा मानना है कि 99% चीज़ें जो हैं आपकी लगभग कवर हो जाएंगी। 0.1 या 1% की जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं गुंजाइश, क्योंकि हम भगवान हैं नहीं। हम उतनी ही चीज़ें कर सकते हैं जो इंसानों की बस की चीज़ें हैं, और उतनी ही चीज़ें जान सकते हैं जितना चीज़ हमारी क्षमता है। इतनी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, वो चीज़ आप देख करके खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर स्कॉलर जिप्सी से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो कहाँ से बना सकता है। एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जा सकती है। कई चीज़ें हम एग्जामिनर की सोच से बियॉन्ड भी चीज़ों को हमने इसमें डिपिक्ट कर दिया है। यहाँ तक की चीज़ें अगर हमारी कवर हो गई तो फिर इस फर्क से क्वेश्चन कोई भी बने, आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखते हैं, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। टाइटल जैसा कि हम जानते हैं, द स्कॉलर जिप्सी के नाम से वर्क फेमस है। ऑथर इसके मैथ्यू अनरल्ड हैं, और ये जनरा में एक इलिजी कंसीडर किया जाता है। टोपोग्राफिकल एक पोइम है, तमाम तरह की सीनरीज इसमें दिखाई गई हैं। इसमें 25 स्टेंजा हैं, एक हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। मतलब अगर देख लिया जाए तो लगभग 250 250 लाइन्स जो है इसमें टोटल हैं, और 25 स्टेंजा हैं। It is written soon after Sohrab and Rustam in 1853 and published in 1853 in his collection poems. इनका जो एक पोएम्स कलेक्शन आया था उसमें जो है 1853 में पब्लिश होता है, और माना जाता है कि सोहराब एंड रुस्तम के जस्ट बाद 53 में ही ये वर्क को लिखा गया था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से, वो है कि ये एक थायरेसिस का एक कंपेनियन वर्क जो है ये माना जाता है। एक सीक्वल वर्क जो है थायरेसिस का ये माना जाता है। तो चाहे सीक्वल पूछ ले या फिर कंपेनियन पूछ ले, थायरेसिन का एक मास्टर वर्क है, और उससे रिलेटेड जो है अगर क्वेश्चन कोई बनाएगा तो आपको जो स्कॉलर जिप्सी वहां पर मिल सकता है। इसका जो सोर्स है, इंस्पिरेशन सोर्स है, जोसेफ ग्लैन विल्स का एक वर्क था जिसका नाम था द वेनिटी ऑफ डॉगमाटाइजिंग, जो कि 1661 में वर्क आता है। वहां से चीजों को इन्होंने उठाया है। प्लॉट जो है पूरा वहीं से इस पूरी पोइम का लिया है इन्होंने। जो कि ये जो राइटर थे ग्लैन विल्स, ये 17th सेंचुरी के फेमस राइटर थे, और ऑक्सफोर्ड टेल के नाम से जो है ये फेमस थे। वो इस पे जो है ज्यादा वर्क ये लिखते थे, वहां से चीजों को इन्होंने उठाया है। क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, एक डेप्थ में चीजें जा रही हैं, इसलिए जो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो जोसेफ ग्लैनविले है, इनका वर्क कौन सा इसका सोर्स है, और वो किस सेंचुरी के थे, और उनका फेमस जो है किस लिए थे। तो ऑक्सफोर्ड टेल के लिए वो फेमस थे। हमने जो ओरिजिनल स्टोरी इसकी है, गार्नविले के जो ग्लेन विलेस का जो द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग है, उसकी जो स्टोरी ली है। द पोएम्स फाउंडेशन इज अ स्टोरी फ्रॉम ग्लेनविले अबाउट अ पुअर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हु लीव्स एकेडमिया टू ज्वाइन अ बैंड ऑफ जिप्सी। वहां पे भी वो जो है जिप्सी के ग्रुप को ज्वाइन करता है। जिप्सी क्या होता है? एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो बंजारा टाइप के होते हैं, जिन्हें अपने यहाँ बोलते हैं बंजारा, जो घुमंतु जातियां होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। वहां पर उनका एक पोर्टेबल घर होता था, वो यहाँ पे रख के यहाँ पे रहे, फिर कुछ दूसरी जगह पर चले गए, अपना जीवन जो है व्यतीत करे, बड़ा ही फ्री जीवन जो है व्यतीत करते थे। तो लड़का था एक, वहां पर जो है चला जाता है उन्हीं जिप्सीज के साथ में। द स्टूडेंट लर्न द जिप्सीज ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ लर्निंग। उनकी जो अपनी खुद की विद्याएं होती हैं, तमाम जो है यहाँ के जो बंजारा टाइप के चलते हैं, तो माना जाता है कि बड़ा जादू टोना करते हैं। ऐसे वहां भी कुछ होता था, उनकी खुद की अपनी एजुकेशन लर्निंग होती थी, उनको जो है वो सीखता है, जानता है, विच इंक्लूड द पावर रिलेटेड द
इमेजिनेशन एंड मेंटल इन्फ्लुएंसेस, जो कि कल्पना और मानसिक शक्तियों को जो है बढ़ाते थे, कैसे इस सब चीजों को जानता है। He promises to return and share his knowledge with the world, but instead lives on as a legend, wandering and seeking higher truth. वो वादा करके जाता है अपने साथियों से कि मैं वापस आऊंगा और जो जानकारियां हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन बाद में वो लीजेंड का लीजेंड ही रह जाता है हाई ट्रुथ ढूंढने के चक्कर में। अब आप ये रही ओरिजिनल स्टोरी जहां से इन्होंने जो है मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने इस सोर्स को लिया है। अब इसका है सिनेप्सिस देख लेते हैं, द स्कॉलर जिप्सी, जो मैथ्यू अर्नल्ड का है। इसको हमने जो है हिंदी में जो है लिख दिया है ताकि अंग्रेजी चीजें पूछी तो अंग्रेजी जाएगी, लेकिन दिमाग में बनाने के लिए जो है स्टोरी दिमाग में कुछ न कुछ होनी चाहिए। 25 स्टेंजा हैं इसके, 10 लाइन के हैं, 250 लाइन है। पूरी पोइम अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, वरना जितनी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्कॉलर जिप्सी बाय अर्नल्ड एक प्रसिद्ध कविता है जो एक पुरानी ऑक्सफोर्ड स्टडी की कहानी पर आधारित है। इसमें एक ऑक्सफोर्ड के छात्र का वर्णन है जो आधुनिक जीवन की सीमाओं से हटकर एक नए स्वतंत्र जीवन की खोज में जिप्सी जनजाति के साथ रहने का निर्णय ले लेता है। यह छात्र ज्ञान प्राप्ति की खोज में अपने मित्रों और प्रतिष्ठित जीवन को छोड़ देता है और जिप्सी की असामान्य विद्या और जीवन शैली को अपनाता है और उन्हीं के साथ में चला जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट है, पाठक को छात्र की कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं और निराशाओं से अलग एक साधारण और शांत उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। अर्नल्ड ने उस विद्या का उल्लेख किया है जो स्वर्ग से प्राप्त होने वाली प्रेरणा पर आधारित होती है, केवल उन विशेष क्षणों में ही मिलती है जिसके अतिरिक्त कविता में बार बार प्राकृतिक वातावरण विवरण से पाठक जो है अपने रीडर्स को, पाठकों को अवगत कराता है। प्रकृति के शांतिपूर्ण माहौल को जो है यहाँ पर दिखाया गया, उसके अनुभवों को दिखाया गया है, जिससे कवि और एक जो स्टडी है उसका एक गहरा संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार द स्कॉलर जिप्सी ये केवल एक साधारण जीवन के आदर्श की खोज नहीं है, बल्कि आधुनिक मानव के आंतरिक संघर्ष और उसकी शांति आकांक्षा को भी दर्शाती है। तो ये तो एक शॉर्ट समरी रही, पूरी पोएम का एक प्रकार से मजमून कह सकते हैं, एक निचोड़ कर सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ओपनिंग सीन की अगर सेटिंग की हम बात करें लाइन की, अर्नल्ड इंट्रोड्यूस द पास्टोरल सीन फीचरिंग द शेफर्ड्स एंड पीसफुल कंट्री साइड नियर द ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के साइड का किनारा जो है उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया वहां पर दिखाते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स रिफ्लेक्ट द रूरल ब्यूटीज, ऑक्सफोर्ड सिंबलाइजिंग द क्लासिकल वर्ड ऑफ नॉलेज। चूंकि जो है जो जिप्सी होते हैं वो पौराणिक ज्ञान को, पौराणिक विद्याओं को अपने साथ में सजोए हुए होते हैं, तो जो बॉय है वो चाहता है कि ये आधुनिक जो मेटलिस्टिक लाइफ है उसको छोड़ करके हम उस पुरानी विद्या को, पुराने ज्ञान को, पुराने सीख को जाने और उसी के अनुसार जो है हम आगे बढ़े। तो एक प्रकार से क्लासिक नॉलेज को भी यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है। रिटेलिंग द ग्लैनविल्स स्टोरी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ग्लैनविल्स की जो है एक स्टोरी है, उसको जो है यहाँ पर इन्होंने रिटेल किया है, दोबारा से बताया है, यही पॉइंट इसमें दिखाया गया है। थीम्स टाइमलेसनेस एंड मॉरलिटी की इसमें चीजें देखी जाती हैं। अर्नल्ड एक्सप्रेस द डाउट अबाउट द स्कॉलर जिप्सीज कंटिन्यूटिंग लाइफ, बट रीजन दैट ही कुड इवैड द मॉरलिटी एंड इवाइडिंग द ह्यूमन सफरिंग एंड रेस्टलेसनेस। अगर हम बात करें इनकी लाइंस की, तो लाइन 142 टू 146, अर्नल्ड एक्सप्लेन द ह्यूमन एज एंड टायर ड्यू टू द चेंज टू चेंज। ये फ्रेज दिमाग रखिएगा कहाँ पे आता है, चेंज टू चेंज इन लाइफ इन द स्कॉलर जिप्सी हैज ट्रांसडेंट बाय द रिसोर्सिंग सोसाइटिकल कंस्ट्रक्शंस। अब हम देख लेते हैं जो लाइन 142 146 के बीच में जो लाइन है वो क्या है। This that from change to change there being role, this that the repeated shocks again and again exhaust the energy of the strongest souls and numb of the elastic powers। यहाँ पर वही चीजें दिखा रहे हैं कि परिवर्तन चीजें हो रही हैं, बार बार चीजें परिवर्तित होती हैं, कुछ भी स्थायी है नहीं उस, और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है वो हमारी सोल ही है, वो बची रहेगी। तो एक प्रकार से फेथ टाइप में चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो यहाँ पर टेक्स्ट है हमने दिया है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, मेन पोएम का ये टेक्स्ट है, एज इट इज जो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
एक दूसरी लाइन इसकी बहुत फेमस है, कई बार जो है एग्जाम्स में भी प्रेफरेंस इस लाइन को मिला हुआ है। बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज द मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिख हरी, इट्स डिवाइडेड एम, इट्स हेड ऑक्सटेड ऑक्सफोर्ड्स, ऑक्सफोर्ड्स लिखा हुआ है, इट्स pulsates hearts watch refly hence our contact fear। ये भी लाइन जो है एक दो बार आपको मार्केट की बुक्स में भी ये मिल जाएगी और एग्जाम में भी ये चीजें यूजीसी नेट वगैरह में चीजें बनी हुई हैं, तो चीज देखना पड़ेगा हमें। अगर हम इसको देखें तो ये मॉडर्न लाइफ को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो जो मेटलिज्म है उससे अलग दूर हट करके चीजों की यहाँ पर एडवोकेसी करते हैं। Handel described modern life as a affected by the Sikh हरी। सिख हरी एक फ्रेज दिया हुआ है, आगे हम इस पे बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि जल्दबाजी की बीमारी है। एंड डिवाइडेड एम्स, हमारे जो है जो लक्ष्य हैं वो भटके हुए हैं, अलग अलग चीजें के डर में। काजिक फाटिक एंड द डाउट्स द पोएट वांट द स्कॉलर जिप्सी टू स्टीर क्लीन द मॉडर्न सोसाइटी टू अवॉइड द कंटामिनेशन बाय इट्स स्ट्रेंज डिजीज। जो इसमें मिलावट है, जो हमारी वास्तविकता है, उस जो है ये अजनबी जो है बीमारी इसमें आकर के अपना रंग में भंग मिला रही है। फाइनल सिमुलेस टायरन मर्चेंट्स, एक टायरेनियन जो है मर्चेंट का इसमें एल्यूजन दिया गया है, उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया है। एक ग्रीक एक वो सेलर था, उसका रेफरेंस यहाँ पर मिलता है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए। Handel associated the poem with the memories of wandering with friends in the कमर हिल्स। कमर हिल्स पर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में खुद ही जो है वो टहले घूमे हैं खूब, तो उसका भी टच यहाँ पर मिलता है। तो इसका कह सकते हैं कि इनका पर्सनल फीलिंग्स भी यहाँ पर हैं। तो एक तो इन्हें ग्लेन विल्स का वर्क और दूसरा इनके पर्सनल टच भी इसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइंस की अगर हम बात करें तो शुरुआती लाइन ही है इसकी, गो फार दे कॉल यू शेफर्ड फ्रॉम द हिल। इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपके सामने ये है पूरी पोइम का। शुरुआत ही इसका इस पोइम की होती है, गो फार दे कॉल यू शेफर्ड्स फ्रॉम द हिल्स। एक चरवाहे होते हैं शेफर्ड्स, वो चरा रहा होता है, तो उसको जो है कोई पुकारता है पीछे से कि तुम आओ वहां पर ऊंची पहाड़ियों पर देखो, तुम्हारी भेड़ें कहीं दूसरी तरफ चली ना जाएं। वही जो जिप्सीस होते हैं उसी की जनजाति के लोग यहाँ पर उनके बीच में कन्वर्सेशन और एक पास्टोरल इन्वायरमेंट की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसकी शुरुआत लाइन क्या है, गो फार दे कॉल यू से जो है ये लाइन स्टार्ट होती है। दूसरी इसमें कई चीजों का रेफरेंस है, हम वहां पर चीजें बताएंगे अभी और चीजें, लेकिन जो और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है वो हम बता दें आप लोगों को, हमने हाईलाइट कर रखा है इसमें। एक ये दिख रही है, हैज सम ग्रेव टायरेंट ट्रेड। टायरेंट ट्रेड जो है एक दिमाग में बनाइए, अभी जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। दूसरा, अभी कल जो हमने पढ़ा था वहां पर जो है डावर बीच में एजियन का रेफरेंस आया था, सोफोक्लिस का आया था, तो एजियन आइल्स का यहाँ पर भी रेफरेंस आया है और ग्रेसियन कोस्टर का रेफरेंस यहाँ पर आया हुआ है। तो ये दो तीन चीजें जो है दिमाग में बनाए रखिएगा। और इसकी जो लास्ट लाइन है, एंड ऑन द बीच अनडिड दिस कोर्डेड बेल्स, तो इसकी जो शुरुआत होती है गो से है और लास्ट वर्ड बेल्स से है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट से इतनी चीजें हमारे जरूरी थी। बाकी हम फिर से लौटते हैं अपने नोट्स पर। तो पहली लाइन ही ये थी जिसको जो है हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में रखा है, जाओ क्योंकि तुम्हें बुला रहे हैं चरवाहे पहाड़ी से। वो जो उसके साथी और हैं हिल पे वो उसको बुला रहे हैं। एंड ओनली द व्हाइट शिप आर द सम टाइम्स सीन, केवल सफेद भेड़ें कभी कभी देखी जाती है, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। दाउ वेट्स फॉर द स्पार्क फ्रॉम वुमेन, तुम स्वर्ग की चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहे हो। मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं, इसको जिप्सी से जब ज्वाइन करने जाता है तो कहते हैं तुम कौन सी बात कर रहे हो, क्या तुम हेवनली पावर की कोई बात कर रहे हो, क्या कोई दैवी शक्ति की बात कर रहे हो। वही चीज इस लाइन में दिखाई गई है। द जनरेशन फॉर द पीर्स आर फील्ड, तुम्हारे समकालीन पीढ़ियां भाग चुकी हैं। ऐसा नहीं, जिस जानकारी की तुम बात कर रहे हो, जिस ज्ञान की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे जो युग के लोग हैं वो इससे काफी दूर जा चुके हैं, वो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जा चुके हैं, वो आधुनिक दुनिया में जा चुके हैं, और तुम कहाँ आ गए हो। फ्लाई हेंस आवर कांटेक्ट फेयर, यहाँ से उड़ो हमारे संपर्क से डरो। तुम जाओ यहाँ से, हमारे संपर्क से तुम दूर रहो, क्योंकि तुम तो आधुनिक हो, तुम तो एक मॉडर्न हो,
लेकिन वो कहता नहीं, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे और हम भी वो चीजें जानेंगे, सीखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसके फ्रेज हैं, कुछ इसकी वोकेबलरीज है। जैसे वेटल्ड कोट्स, इसका एक, इसमें जब ओरिजिनल टेक्स्ट इसका देखेंगे आप, तो ये फ्रेजर कुछ ऐसे इसमें डिफरेंट स्टेंजास में, लाइंस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें है वेटल्ड कोट्स, इसका मतलब होता है भेड़ों का बाड़ा। फेंस आर इनक्लोज्ड एरिया फॉर शीप्स, चारों तरफ से घिरा हुआ भेड़ों के लिए जो है स्थान जो बनाया जाता है। मून ब्लैंक्ड ग्रीन, चांदनी से फीका हुआ हरा। ग्रास दैट अपीयर पेल इन द मून लाइट, जो चांदनी की रात में जो घास है वो पेल पड़ी है, विदर्ड हुई है, उसके लिए जो है यहाँ पर यूज किया था। एक प्रकार से ये जैसे टिंटर नवे के आपको फ्रेज कई कई पूछे जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर चीजों को ध्यान रखिएगा। रीपर, जानते ही हैं, सोलिटरी रीपर पढ़े ही हैं पहले से, फसल काटने वाला, आज चीजों का दिखाया गया है। पेंसिव, एलेग्रो पेंसरेसिव वाला ना समझ जाइएगा, पेंसिव जो है इनके वर्क से है ये, स्कॉलर जिप्सी से यहाँ पे विचारशील होता है, मतलब इसका। एटिक शेप, प्राचीन आकार, एटिक शेप प्राचीन आकार। जिप्सी लोर, बंजारा ज्ञान, जिप्सी लोर का मतलब होता है बंजारा ज्ञान। अनकनकरेबल होप, अज्ञेय आशा, अज्ञेय आशा मतलब जिस आशा को जीता ना जा सके। सिख हरी, बीमार करने वाली जल्दबाजी, मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। द स्पार्क फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से चिंगारी, असल में रिप्रेजेंट द डिवाइन आर प्रोफाउंड इंस्पिरेशन, कुछ दैवीय चीजों को यहाँ पर वो डिपिक्ट करते हैं इनके माध्यम से। अगर हम क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो मैथ्यू अर्नल्ड का खुद का इस पे विचार एक है, वो खुद इस पोएम के विषय में कुछ अपने विचार देते हैं। अर्नल्ड हिमसेल्फ क्वेश्चनड द पोएम्स वैल्यू, suggesting it evoke only a pleasing melancholy rather than providing inspiration or ennobling the readers। वो खुद ही मानते हैं कि एक जो है एक मेलंकलिक ये वर्क बन गया, हम इसको चाहते ज्ञान देना था, लेकिन ये एक सैड जो है टोन देने लगा वर्क। आपसे पूछा जा सकता है, स्कॉलर जिप्सी इज ए प्लीजिंग मेलंकली वर्क अकॉर्डिंग टू होम, किसके अकॉर्डिंग है? तो ये मैथ्यू अर्नल्ड का खुद का ही कथन था। इडमंड ब्लेंडन इसको प्रेज करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल लिविंग होस्ट। कई यहाँ पे जो है डिवाइन एंटिटीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने लिविंग होस्ट जो है इसको बोल दिया, तो ये ध्यान रखिए किसने बोला। ये फार लेविस का कथन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। हॉलीडे फ्रॉम द सीरियस एम्स, इंटरप्टिंग interpreting the scholar gypsies as a symbol of Victorian poetry's escapist relaxing sense। ये जो है स्केप्टिस्ट को जो है सिंबलाइज करता है स्कॉलर जिप्सी, और ये हॉलीडे फ्रॉम सीरियस एम को लेकर के चीजें दिख बताई है एफ आर लेविस ने। अगर की थीम्स की अगर हम इस वर्क की बात कर लें, स्कॉलर जिप्सी एज ए सिंबल रिप्रेजेंट द टाइमलेस परस्यूट द अनअटेनिंग बाई सोसाइटीज सिख हरी, जो हमने ऊपर बात करी, एमलेस, सब लोग दौड़े जा रहे भागे जा रहे हैं। डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, अंडर क्रिटिक द एंजाइटी फ्रेगमेंटेशन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, जो कि आज हम अपने इंडिया में भी देख सकते हैं, जब डेवलपिंग चीजें मूव करती हैं बहुत तेजी से, तो लोगों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसको जो है डिजीज मानते हैं, ये मान करके इसमें इन्होंने डिपिक्ट किया है। और सिख हरी एक फ्रेज जो है इसके लिए इन्होंने दिया है। पास्टोरल एंड मिथ इमेजरी, जो है वहां का कंट्री साइड दिखाया है, ऑक्सफोर्ड के चारों तरफ का जो एरिया है कंट्री साइड उसको दिखाया गया है। और एल्यूजन इन्होंने दिया है, कुछ मिथिकल चीजें दी हैं। जो टायरेन ट्रेड का बताया है, तो टायरेनियन मर्चेंट को यहाँ पर दिखा रहे हैं। टायरेनियन मर्चेंट रिट्रीट फ्रॉम द competition mirrors the scholar gypsy escape from society, symbolizing the purity and a timeless search for new knowledge। तो ये चीजें जो है एल्यूजन है, किसका एल्यूजन है, ये आप उस चीज को देखिएगा। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हमने इतनी चीजें तो बता दी आपको, फिर भी हमारा कुछ एक सजेशन रहेगा इस पोएम को लेकर के कि हमें क्या क्या चीजें जो है तैयार करनी चाहिए। फोकस ऑन अनरेड क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, हाउ ही कंट्रास्ट इट विथ द स्कॉलर जिप्सी टाइमलेस एग्जिस्टेंस। ये चीज मुझे ध्यान देनी चाहिए, कैसे इन्होंने किया। एनालाइज द की सिंबल ऑफ द डिजीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ, क्यों जो है डिजीज मॉडर्न लाइफ बता दे रहे हैं।
टायरेनियन मर्चेंट का क्या रोल है इस पूरे प्ले में, ये चीजें ध्यान देनी चाहिए हमको। रिमेंबर द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड कोट्स सच दैट द मैथ्यू अनरल्ड खुद उनका कोट और एफ आर लेविस का कोट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पे अटेंशन टू द अनरल्ड यूज ऑफ पास्टोरल मिथिकल इमेजरी इज सेंट्रल द अंडरस्टैंडिंग द टोन एंड सेटिंग। तो इतनी चीजें हमारे स्तर से चीजें हैं कि ये चीजें जाननी चाहिए। इससे ज्यादा चीजें जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है नहीं। बाकी जो है ओरिजिनल टेक्स्ट है, पढ़ सकें तो जरूर उसको पढ़ें। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड द मैथ्यू अनरल्स राइट टू स्कॉलर जिप्सी, बोलते रहिए कम से कम, भले आंसर दिख जाए। क्या होना चाहिए? एन ऑक्सफोर्ड लीजेंड रिकाउंट बाय द जोसेफ ग्लैनविल्स। जोसेफ ग्लैनविल के वर्क से ये प्रभावित होते हैं। हमारी आवाज आ रही है? जी स्क्रीन दिख रही है? आ रही है सर। चलिए अगला। Which genre does the scholar gypsy belong? इलिजी या टोपोग्राफिकल पोएम। टोपोग्राफिकल पोएम का मतलब क्या होता है? जहां पर जो है प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया हो, भौगोलिक स्थितियों को दर्शाया गया हो। In the scholar gypsy, Anral contrasts the scholar's life with modern life, which is he describes as placed by सिख हरि के नाम से। सिख हरि एंड डिवाइडेड एम, ये दो फ्रेज के नाम से, दो फ्रेज के माध्यम से इन्होंने आधुनिक जीवन को क्रिटिसाइज किया है। व्हाट डज स्पार्क फ्रॉम हेवन का मतलब क्या होता है? एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। क्या है? एक दैवीय शक्ति का जो है उन्होंने जिक्र कोई किया है यहाँ पर। टायरेनिंग मर्चेंट का मतलब होता है अनइंटरप्टेड नॉलेज। टायरेनिंग मर्चेंट जो है ये सिंबलाइज करता है किसको? अनइंटरप्टेड नॉलेज को। Which of the following is not a theme of the scholar gypsy? ब्यूटी ऑफ नेचर, टाइमलेस क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, वो तो इसीलिए बच्चा जाता ही है। परसुएट फॉर मॉडर्न लाइफ, ये तो है ही है। हीरोइक वलर एंड ब्रेविटी, इसमें कुछ वीरता वाली चीजें दिखाई नहीं गई हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अनरल्ड पोर्ट्रेट द ऑक्सफोर्ड एंड सराउंडिंग कंट्री साइड एज an idyllic space reflect and the eternal knowledge. Option C. What type of the imagery does Unruld frequently use in the scholar gypsy? तो pastoral और mythical imagery को इन्होंने यूज किया। What key concept does the disease of modern life critics in Unruld's poems? The rapid industrialization and effect on the मेंटल पीस, जो बहुत तेजी से जो है औद्योगिकरण हो रहा है और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, इसके लिए उन्होंने डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ चीजों को बताया। ये रहा आज का स्कॉलर्स जिप्सी। जी, क्या सीखे आज के? थैंक यू सर।